Welcome to one more webinar of Padma Coaching Classes. At the start itself, I just wanted to thank my entire team of Padma Coaching Classes who has made possible to make these webinar, not only webinar, but animations and PPTs. So thank you very much my team पद्मा जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है इस पूरे पेंडेमिक में कि मैं आपके सामने कुछ ना कुछ नया लेके आऊं। न सिर्फ हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुली की, सारे बच्चों को पीपीटीज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू हम लोगों ने सारे बच्चों को पूरे पेंडेमिक में बांध के रखा पढ़ाई के साथ। बट ये वेबिनार्स भी मेरे स्टाफ के वजह से, मेरे कॉलीग्स के वजह से पॉसिबल हुए कि मैंने सारे वेबिनार्स बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड वेबिनार ऑफ पद्मा कोचिंग क्लासेस। इस वेबिनार को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि रोज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज, कंफ्यूजन्स आ रही है कि सर पेपर्स कब होंगे, कैसे हमको अपीयर होना है। तो इस वेबिनार में दोनों बातें क्लियर है। एक तो पेपर से रिलेटेड सारी बातें मैंने क्लियर की है, सारी कंफ्यूजन्स ट्राई की है क्लियर करने की। और सबसे फेवरेट टॉपिक जो आपका और मेरा है वो है जीएसटी का। इसमें सारे जीएसटी के एमसीक्यूज भी मैंने डाले। So the webinar is divided first of all to clear your confusions and second GST के सारे MCQs. So दोस्तों मेरे साथ ही रहिएगा, इस वीडियो को, इस वेबिनार को अच्छी तरह से देखिएगा और हो सके तो न सिर्फ इस वीडियो में दिए हुए, इस वेबिनार में दिए हुए MCQs को पढ़ें, लेकिन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने MCQs डाले हैं, उनको भी रेफर करना है। The first and foremost question the students are asking कि सर पेपर्स कब होंगे, कब से पेपर स्टार्ट होंगे। द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज सर पेपर्स कब से स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर दिस आंसर। द कंफ्यूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी क्लियर्ड कि पेपर्स का टाइम टेबल विद इन द वीक अवेलेबल होगा आपके पास। द टाइम टेबल विल बी अवेलेबल विद इन द वीक फ्रॉम दिस वीडियो। एक हफ्ते के अंदर आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन सा पेपर कब होगा और कितने बजे होगा। The second biggest question the students are asking कि सर ड्यूरेशन ऑफ द पेपर क्या होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स का पेपर होना चाहिए, बट क्योंकि एमसीक्यूज है तो आपका पेपर सिर्फ 60 मिनट्स का होगा, दैट इज 1 आवर। 1 घंटे में आपको अपने एमसीक्यूज को पूरा भी करना है और लास्ट में दिया हुआ नंबर एक बटन होगा सबमिशन का, वो सबमिट भी करना है। अपना पेपर सबमिट करना नहीं भूलिएगा। ऐसी पेपर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में है। Okay, the third main question the students are asking कि how many MCQs we have to attend। पेपर में कितने MCQs आएंगे। अब इसमें जितने लोग उतनी बातें थी, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर लिया कि पेपर सेटर hasn't given liberty to have 25 to 40 MCQs maximum. Minimum of 25 and maximum of 40 MCQs will be asked in your paper. But according to me, your teachers are well-wisher. Your teachers are very well-wisher to you. They might give you 25 questions of MCQs to be cleared in 1 hour. हमने ऐसा कैसे सोचा है, टीचर्स की कमिटीज ने कैसे हमने सोचा है कि 10 मिनट्स हमको लगेंगे, आप बच्चों को लगेंगे। जैसे आपको लिंक आएगी, उस लिंक में पहले 10 मिनट लगेंगे कि आप अपना नाम, अपना सीट नंबर, अपना स्ट्रीम, अपना पीआरएन नंबर लिखें, अपने रोल नंबर्स लिखें। तो अपनी पर्सनल डेटा लिखने में 10 मिनट्स लग गए और बाकी बचे हुए 50 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सपोज। तो per question you have 2 minutes to read out, to select the proper answer. So according to me, the teachers may ask you 25 questions, but it may be possible they can ask you 30 or 40 questions also. The minimum bracket is 25, the maximum bracket is 40 for MCQs.
और एक क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर मेरा केटी भी बाकी है, सर मैं केटी मेरा एसवाई का बाकी है या कुछ और बाकी है। तो लेट मी क्लियर कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स किसके किसके हो रहे हैं, एटी केटी के होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन, वो दो तरह के स्टूडेंट्स के हो रहे हैं। एक जो ग्रेजुएशन पे है, थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, राइट। माना जो बच्चे 2019-20 में ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 5-6 में हैं, और वो स्टूडेंट्स जो पीजी माना एमकॉम एमए लेवल पे हैं, राइट, और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में है, एमकॉम के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में है, उन बच्चों के एग्जाम है। प्लस इन्हीं बच्चों का कोई केटी रहा हुआ है तो उसके भी एग्जाम्स होंगे। माना सपोज मैं एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे 6 सेमेस्टर देना है, लेकिन मेरा थर्ड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का कुछ बाकी है केटी, उसका भी एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करनी है। अच्छा, ये रिजल्ट कब आएगी सर, हमें मार्कशीट कब मिलेगी सर, हम आगे की पढ़ाई कब से स्टार्ट करेंगे सर, हमारी जॉब का क्या होगा, ये सारी बातें इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो में इस वेबिनार में चालू कर रहा हूं आपकी जीएसटी के एमसीक्यूज। डू यू नो, जीएसटी में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स पढ़े थे। 5 चैप्टर्स का जो सिलेबस था उसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वाज द फर्स्ट चैप्टर टू डिस्कस। सेकंड चैप्टर वाज एज पर द सिलेबस वाज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। थर्ड चैप्टर में हमने टाइम, प्लेस और वैल्यू, टीपीवी कहते थे हम, टैक्स दैट इज इनपुट टैक्स को हम लोग आईटीसी बोलते थे, याद करो, और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन कैसे करते हैं वो बताया था मैंने। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, आप जीएसटी भरना चाहते हो तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके सम्स भी पढ़ाए थे, लेकिन अभी तो सिचुएशंस बदल गई है, हमें खाली एमसीक्यूज को पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर मैं एमसीक्यूज पे आ जाऊं कि जीएसटी सेमेस्टर 6 के कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो पहला एमसीक्यू जो मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जीएसटी में सबसे बड़ा एमसीक्यू होता है कि जीएसटी इंडिया में कब लगी। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अगर ऑप्शंस मेरे पास है 1 जुलाई 2018, सेकेंड ऑप्शन मुझे दिया गया है 1 जुलाई 2019, थर्ड मुझे दिया गया है 1 जुलाई 2016, और लास्ट मुझे दिया गया है कि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुई है 1 जुलाई 2017। तो मेरा राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017, इंडिया में जीएसटी का कानून 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। The second MCQ according to me is GST would be applicable on dash goods and services. कौन से goods and services कब लगती है? Applicable on supply of goods and services, manufacture of goods and services, consumption of goods and services, या production of goods and services. Everybody among you knows that कि GST supply पे applicable होती है। माना जब आप माल सप्लाई करते हो, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो आपको जीएसटी भरनी होती है। चेयरपर्सन, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं या यूनियन मिनिस्टर होते हैं या कौन होता है? मेरे ऑप्शंस है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वन ऑफ द इलेक्टेड पर्सन अमंग्स द स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। द राइट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते हैं, हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का जीएसटी काउंसिल पे चेयरपर्सन का हक है। चौथा, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑन बेस्ड ऑन डैश कंजम्पशन प्रिंसिपल। कौन से कंजम्पशन बेस्ड पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है? Okay, it is origin based consumption, source based consumption, destination based consumption, या production based consumption. The right answer is destination, because GST वहां लगती है जहां पे माल सप्लाई हो रहा है, जहां पे माल जाता है वहां पे GST लगती है, तो destination based consumption.
The definition of goods under the GST Act does not include, point to be noted, does not include। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे प्लीज क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। इट इज डज नॉट इंक्लूड। डेफिनेशन जो हम गुड्स का पढ़ते थे जीएसटी एक्ट में, क्या उसमें ग्रास इंक्लूड था? ग्रास को गुड्स मानते हैं? नोट्स रेफर कर सकते हो। ग्रास इज अ पार्ट ऑफ गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप, एक्शनेबल क्लेम और मनी एंड सिक्योरिटी। द क्वेश्चन में रिपीट कर लेता हूं कि गुड्स के डेफिनेशन में इस चारों में से कौन सा पार्ट नहीं था? द लास्ट आंसर इज राइट, डी, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स इन जीएसटी एक्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं कि इंडिया का जो जीएसटी सिस्टम है वो कौन से मॉड्यूल पे बेस्ड है? क्या वो रशिया के मॉडल पे बेस्ड है? क्या वो यूएस के मॉडल पे बेस्ड है? क्या वो यूके और कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है? द राइट आंसर इज कनाडा, बिकॉज कनाडा में भी हमारे जैसे ड्यूल मॉडल सिस्टम चलता है, तो हमने कनाडा के हिसाब से ही इंडिया में जीएसटी का मॉडल बनाया है। सो राइट आंसर इज कनाडा। इंटीग्रेटेड, दैट इज आईजीएसटी। IGST फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप एक बार थोड़ा सा नोट्स को रेफर करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस मींस द टैक्स levied on IGST Act on the supply of the goods or service in the course of dash trade or commerce। The question is IGST कहाँ पे लगती है? इंट्रा स्टेट पे लगती है, इंटर स्टेट पे लगती है, सारे बिजनेसेस पे लगती है, या इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स पे लगती है? द राइट आंसर इज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट पे हम आईजीएसटी भरते हैं। जब 2 स्टेट के बीच में ट्रेड होता है तो आईजीएसटी के रूल्स लगते हैं। Which code is used to classify the goods and services under GST? कौन से कोड्स अवेलेबल होते हैं? कौन से कोड्स के थ्रू हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं? गुड्स क्लासीफाई कौन से कोड्स में किए जाते हैं? तो ये शायद आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूं। HSN कोड होता है एक, क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरा होता है SAC कोड। थर्ड ऑप्शन में दोनों को साथ में दिया गया है और लास्ट में लिया हुआ है जीएसटी कोड। तो मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूं कि कौन से कोड में गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है? द राइट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज SAC कोड और HSN कोड। सर व्हाट यू मीन बाय सर SAC? देखो बेटा, SAC का जो फुल फॉर्म है वो है सर्विस अकाउंटिंग कोड। पहली बात तो उसका फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये सर्विसेज को रेक्टिफाई, सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने का कोड है। जैसे सपोज हम ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं तो हमारा कोड अलग होगा, हॉस्पिटल्स का, ब्यूटी पार्लर का कोड अलग होगा। कोड दिया जाता है, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगाई जाती है। HSN कोड गुड्स का होता है। HSN कोड जो होता है वो गुड्स का होता है। ये हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के लिए देते हैं। ये अलग अलग टाइप के जो गुड्स होते हैं, जिसपे किस पे 5% टैक्स है, किस पे 18% है, किस पे 28 है, किस पे 12% टैक्स है, वो HSN कोड डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा टैक्स लगेगा। सो गुड्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड एज पर SAC और HSN कोड। ओके, tax on supplies of taxable goods and services by an unregistered person to a registered person। point to be noted, unregistered person ने registered person को goods and services भेजी है, तो टैक्स कौन भरेगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भरेंगे, रीइंबर्समेंट बेसिस पे भरेंगे, रिवर्स चार्जेस होती है या पार्शियल चार्जेस होती है? एवरीबॉडी नोज द राइट आंसर, रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि यहाँ पे सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स भरनी पड़ेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। What is the threshold limit of the turnover in the preceding financial year for opting to pay the tax under the composition scheme for the state other than specified category state is? आपका कितना लिमिट है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाके टैक्स पे करना चाहते हो तो हाउ मच इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1.5 करोड़, दैट इज 1.5 करोड़ तक अगर आपकी लिमिट है तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट में जा, थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। Messrs Deepak Enterprises of Mumbai supplies the goods
to Messrs Jyoti Associate Rajasthan, it will be classified as okay. दीपक मुंबई का है, जबकि ज्योति एसोसिएट्स राजस्थान की है, तो उसको इंपोर्ट कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, इंट्रा स्टेट कहेंगे या इंटर स्टेट कहेंगे? द राइट आंसर इज दो स्टेट के बीच में हो रहा है, मुंबई और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान। द राइट आंसर इज इंटर स्टेट सप्लाई। इसको इंटर स्टेट सप्लाई में क्लासिफाई किया जाएगा। सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग। सप्लायर यहाँ पे किसको डिफाइन किया गया है? जो गुड सप्लाई करता है, जो सर्विसेज सप्लाई करता है। थर्ड ऑप्शन इज बोथ, ए दैट इज गुड्स एंड बी दैट इज सर्विसेज। आंसर टुगेदर, दोनों साथ में सप्लाई करता है तो उसको हम सप्लायर कहते हैं, या ए दैट इज गुड्स और बी दैट इज सर्विसेज और बोथ। The right answer is last one. The right answer is D, because जो आदमी या गुड्स या सप्लाई करता है या दोनों भी सप्लाई करता है तो उसे हम सप्लायर कहते हैं। How many numbers in GST identification code? जो GSTN बोलते हैं, देखो GSTN, तो GSTN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसमें कितने नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स? उसमें 15 नंबर्स होते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि देयर आर 15 नंबर्स इन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन कोड। आप बोलोगे सर 15 कैसे था? आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं। डियर देखो, 15 नंबर्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो पहले जो दो नंबर होते हैं वो स्टेट कोड होता है, स्टेट का कोड है। जैसे दिल्ली का कोड 0.07, बिहार का 10 दैट इज 10, महाराष्ट्र का 27। तो अगर मैं महाराष्ट्र में पढ़ा रहा हूं तो मेरी जीएसटीएन का पहला नंबर होगा 27। तो दो नंबर तो हो गए स्टेट कोड के। फिर जो 10 नंबर नेक्स्ट 10 नंबर्स होंगे वो मेरा होगा पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर। तो प्लस पहले वाले दो है स्टेट कोड, उसके बाद 10 नंबर जो मैंने आपको बताए वो 10 नंबर्स होंगे आप लोगों के पैन कार्ड के नंबर। अब बचा 13th, 14th एंड 15th। 13th जो होगा वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट। लाइक मेरा एक रजिस्ट्रेशन है, पद्मा कोचिंग क्लासेस का एक ही बार रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो मेरा एक होगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो 3, 4, 5 रजिस्ट्रेशन सेम पैन कार्ड में लेते हैं तो उनका नंबर 2, 3, 4, 5 होगा, मेरा 1। 14th डिजिट इज बाय डिफॉल्ट Z आता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट वापस Z आता है। और लास्ट डिजिट होता है चेक कोड। तो टोटल 15 डिजिट होते हैं आपके जीएसटीएन कोड में। Mr. Abhijita Pune provides the services to Mr. Raj of Surat. Okay, पुणे माना महाराष्ट्र, सूरत माना गुजरात, यानी मेरे ख्याल से इंट्रा स्टेट तो नहीं होगा, एग्जम्प्ट सर्विस भी नहीं होगी, नन ऑफ अबव भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। इसको इंटर स्टेट कहेंगे बिकॉज दो स्टेट के बीच में सर्विसेज की ट्रांसफर हो रही है। अगर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे जाऊं तो लिखा है वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड or installed at the site, the place of supply will be considered where they are dash। देखो कहाँ पे गुड्स assembled होते हैं, फिर assembled करते हैं एक जगह पे और फिर साइट पे जाके इंस्टॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट assembled किसी और जगह पे हुई है, इंस्टॉल आपकी बिल्डिंग में हुई है, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो कहाँ पे माना जाएगा? जहाँ पे गुड्स सेल किए जा रहे हैं, जहाँ पे गुड्स स्टोर किए जा रहे हैं, जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, या ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट आपके यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, आप जहाँ रहते हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। Where the goods are supplied on the board, a conveyance place of supply goods is place where dash। अगर हम माल बोर्ड पे चढ़ा रहे हैं, शिप के बोर्ड पे चढ़ा रहे हैं, तो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कहेंगे? कन्वेंस जहां से कन्वेंस चालू हुआ, कन्वेंस एंड्स जहां पे वो शिप पूरा हुआ, जहां पे वो ट्रैवल पूरा हुआ, या गुड्स टेकन ऑन द बोर्ड, या नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज जहां पे आपने बोर्ड में गुड्स को चढ़ाया, goods are taken on the board will be considered as place of supply। Place of supply when the goods are imported to India। इंडिया में अगर माल import हुआ तो place of supply कहाँ होगी? Friends, the right answer is location of importer। जहाँ पे importer बैठा हुआ है उसको हम place of supply कहेंगे।
प्लेस ऑफ सप्लाई पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई विद द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जब माल बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, नन ऑफ अबव लिखा हुआ है, बट द राइट आंसर इज लोकेशन आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो आंसर होगा लोकेशन आउटसाइड इंडिया। राइट आंसर इज लोकेशन आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, place of supply for the services by way of admission to an event। कोई इवेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल हो रही है, सपोज आईपीएल अभी तो दुबई में हो रही है, लेकिन अगर आईपीएल इंडिया में हो रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? प्लेस जहाँ पे इवेंट हो रहा है, प्लेस जहाँ पे रिसिपिएंट बैठा है, प्लेस जहाँ पे सप्लायर बैठा है, या प्लेस जहाँ पे टिकट्स बेची जा रही है? द राइट आंसर इज जहाँ पे इवेंट हो रहा है, वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। For the services of beauty treatment, the place of supply is the location of recipient, the location where the services are actually performed, the location of supplier, या location of registered person। ब्यूटी ट्रीटमेंट, सपोज किसी का ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? रिसिपेंट की जगह पे, सप्लायर के जगह पे, या जहाँ पे वो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रही है? बॉस द राइट आंसर इज बी, जहाँ पे वो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रही है। अगर मैं 21st MCQ पे चले जाऊं तो लायबिलिटी ऑफ टैक्स, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स ऑफ गुड्स शैल अराइज एट डिस्पैच ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स डिस्पैच करते हो, या जब रिमूव करते हो, या टाइम ऑफ सप्लाई पे लायबिलिटी क्रिएट होती है, या जब आप माल की डिलीवरी करते हो? द राइट आंसर इज टाइम ऑफ सप्लाई। टीओएस आपको याद होगा, अभी मैंने टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाया, इसके पहले वाले 4-5 ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने टाइम ऑफ सप्लाई पे ब्लैंक्स बनाए हैं। The liability to pay the tax will arise at the time of supply, sorry. Next, determine the TOS accordance with the CGST Act of 2017. The date of actual supply of services is 10th November. Date of invoice is 22nd December. And the date at which payment is received is 12th December. The right choices are given to us is 10 December, 22nd December, 12th December और 10th November। फ्रेंड्स, अगर आपको इसको थोड़ा रिकॉल करोगे नोट्स को ओपन करके, तो हम लोगों ने देखा था डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ अर्लियर डेट जो है वो है 10th November 2019। इट इज 10th November 2019। आगे जाऊं तो लिखा है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस। अगर फॉरवर्ड चार्जेस हो रही है तो टीओएस क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन, या अर्लियर ऑफ ए और बी। तो राइट आंसर इज अर्लियर ऑफ ए और बी। मैंने आपको बताया था इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के जो पहले आएगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। An invoice must be issued. An invoice must be issued at the removal of at the time of removal of goods, on the transfer of risk, on the receipt of payment, when the goods are produced, जब माल प्रोड्यूस किया जाता है। बॉस द राइट आंसर इज एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। आपको इनवॉइस तब इशू करना है जब आप माल रिमूव कर रहे हो, जब आपकी गोडाउन से, जब आपके शोरूम से माल जा रहा है, तभी आपको इनवॉइस इशू करना है। Dash of supply is the amount upon which tax is levied and collected. The value of goods, the cost of goods, the turnover of goods, or gross value. The right answer is value of supply of amount on which the tax is levied and collected. The value of supply of goods and services shall be the transaction value, the MRP of that particular product or service, or market value, or cost price. The right answer is transaction value. Value of supply जो होती है वो आपकी जो transaction value होगी उस पे tax लगेगी। Which of the following shall not include in the value of supply? जो value of supply की amount होती है उसमें क्या include नहीं करना होता है? जीएसटी इंक्लूड नहीं करनी है, या एमआरपी इंक्लूड नहीं करनी है, या मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ, नॉट इंक्लूडेड। वैल्यू में क्या इंक्लूड नहीं होता है? द राइट आंसर इज वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होती।
जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल। हेडक्वार्टर, जीएसटी काउंसिल बनी है तो जीएसटी का हेडक्वार्टर भी बना होगा दोस्तों। तो अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया के जीएसटी काउंसिल के हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल हैज बीन सिचुएटेड। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ITC, that is input tax credit, can be claimed by the registered person for taxable supplies of business, taxable supplies for business purpose, taxable supplies of non-business purpose, exempted supplies या non-taxable supplies. The right answer is A. अगर आपको ITC चाहिए तो ITC आपको तब मिलेगी जब आपने taxable supplies यूज की है अपने business purpose के लिए। मैक्सिमम टाइम फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप आईटीसी कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आप कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न्स, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अर्लियर ऑफ A or B or letter of A and B. The right answer is C. Date of filing the annual returns या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, दोनों में से जो अर्लियर होगा तब तक आप अपना आईटीसी अवेल कर सकते हो। इसके बाद आपकी आईटीसी जो होती है वो अवेल करना पॉसिबल नहीं है रिटर्न्स बनने के बाद। यहाँ पे आपको कैलसी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। Shyam purchased the goods for which the tax invoice was 84,000, including IGST of 12%. The input tax credit under the IGST shall be. Point to be noted, यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। कैलसी उठा लीजिए अपने हाथ में। 84,000 में 12% इंक्लूड है, तो 84,000 में 12% डाल देंगे। माना अगर मैं 100% में 12% डाल देता हूँ तो ये 112 हुआ, यानी 84,000 जो है वो 112 है। तो व्हाट विल बी 12%? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 112% इज इक्वल 84,000, तो 12% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम्स टू 9,000। आंसर कम्स टू 9,000। अब करके देखिएगा कैलसी। मेरे इस वीडियो के लास्ट में लिखा हुआ है कि कुछ सम्स ऐसे छोटे छोटे सम्स आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेटर आप उठा के बैठिएगा, यहाँ पे आंसर होगा 9,000। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा प्लीज। Mr. Ujjwal has an outward tax liability under IGST for 40,000. Mr. Ujjwal जो है उनको टैक्स भरनी है 40,000, बट उनके पास ITC पड़ा है CGST का 10,000 और SGST का 10,000। तो उनको 10 कितना टैक्स भरना पड़ेगा? See, options are given 20 and 40 and 60 and 50. मुझे लगता है राइट आंसर होना चाहिए 20,000, बिकॉज 40,000 मुझे टैक्स भरनी है, उसमें से 10,000 का CGST का मुझे ITC मिलेगा, 10,000 का SGST का ITC मिलेगा और बाकी मुझे टैक्स भरनी पड़ेगी। राइट, द राइट आंसर इज 20,000। The amount deducted as a tax shall paid by the government within dash days. कितने दिनों के अंदर आपको टैक्स भर लेनी है? The right answer is 10 days. 10 दिन के अंदर आपको टैक्स भर देनी है, 10 डेज के अंदर आपको टैक्स भरनी होती है। द राइट आंसर इज 10। एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू। कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं जब भी आप फीस भरते हो, टैक्स भरते हो या कोई भी पेनल्टी वगैरह भरते हो? तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ECL, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपको पता है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो ECL में पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक tax ledger, okay, cash ledger, sorry. The input tax credit as per the returns filed by the registered person shall be credited to. Repeating the question. The input tax credit as ITC जो होती है, input tax credit as per the returns filled by registered person shall be credited to is इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लेजर? द राइट आंसर इज B, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नेक्स्ट पे जाते हैं। अंडर जीएसटी लॉ द टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय। हमारे जीएसटी में टैक्स रेट्स कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल? द राइट आंसर इज जीएसटी काउंसिल। दोस्तों, जीएसटी के जो भी रेट्स होते हैं, कम करने हैं, बढ़ाने हैं, नहीं लेने हैं, ज्यादा लेने हैं, तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है।
Electronic liability register shall be maintained in dash form. Is it in GST PMT1, GST PMT5, GST PMT2 or GST PMT4? The right answer is GST PMT1. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर आपको जीएसटी पीएमटी 1 के हिसाब से मेंटेन करना होता है. डैश फॉर्म टू बी फिल्ड by all normal taxpayer declaring their summary in GST liabilities for applicable tax period. आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है सारे के सारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स को? वो है GSTR 3B. The last answer is right. D1 is right. आपको GSTR 3B भरना पड़ता है फॉर्म कि आपको नॉर्मल टैक्स पेयर्स को डिक्लेयरिंग द समरी ऑफ जीएसटी लायबिलिटीज फॉर एप्लीकेबल टैक्स पीरियड. फ्रेंड्स, बैंक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट. जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, समझो पोस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे छोटी छोटी बैंक्स का जो सेविंग वगैरह खुलवा सकते हो, तो क्या वो टैक्सेबल है रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म पे, या वो एग्जम्प्टेड है जीएसटी के हिसाब से, जीएसटी में एग्जम्प्टेड है, या टैक्सेबल है नॉर्मल चार्ज इज एप्लीकेबल, या 5% का जीएसटी है. फ्रेंड्स, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो बैंकिंग सर्विसेज है, आप सबको पता है कि वो एग्जम्प्टेड है. वो जीएसटी से क्या किया गया है, उसको एग्जम्प्ट किया गया है. ओके, द फॉर्म यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इज. आपको अगर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी है तो कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म करके भरना पड़ेगा अगर आप अपनी बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो जीएसटी एक्ट में. तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे एमसीक्यूज जो आपको भले रिवाइंड करके देखना चाहते हो तो आप सब रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको हो सकता है कुछ डिटेल्स आपको चाहिए कि सर हमारे पेपर्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे. तो मैंने कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है फ्रेंड्स. जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर योर पेपर्स ऑफ 2020 ऑनलाइन पेपर्स. मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैसे अपने पेपर्स की तैयारी करता फ्रेंड्स? पहले तो द फर्स्ट पॉइंट कि सर पेपर कहाँ से आएगा. पेपर आपको कॉलेज के थ्रू, कॉलेज से आएगा, लिंक आएगी. ऑफकोर्स लिंक आपको या तो व्हाट्सएप नंबर पे आएगी या तो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी उनके पास होगा, तो कॉलेज आपको लिंक भेजेगा. सो पेपर आपका टाइम टेबल कॉलेज भेजेगा. पेपर की जो लिंक होगी वो भी आपको कॉलेज आपके मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे भेजेगा. समझो पेपर मेरा 9 o'clock मॉर्निंग पे शेड्यूल्ड है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं 7 बजे 8 बजे उठूं, थोड़ा जल्दी उठूं, और पहले मैं उसको थोड़ा पढ़ लूं, 1 घंटा 2 घंटा तैयारी कर लूं, और अपनी लिंक को 15 मिनट्स पहले ही क्लिक कर लूं. माना सपोज 9 o'clock मेरा पेपर है, तो 15 मिनट पहले ही, 10 मिनट पहले ही तो उस लिंक को मैं क्लिक करके देखूं कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है, या कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो मुझे कॉलेज का रजिस्टर्ड जो नंबर होगा उसको कनेक्ट करना है, उनको अपना प्रॉब्लम बताना है अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो. सो फ्रेंड्स, आपका जो भी टाइम होगा आपके पेपर का, उसके 10 से 15 मिनट पहले आपको तैयार होकर बैठना है और उस लिंक को क्लिक करके देखना है कि बराबर से मेरी लिंक क्लिक हो रही है, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने कॉलेज से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, जो नंबर आपको दिया रहेगा, कॉलेज का जो भी नंबर दिया रहेगा. पेपर आप स्मार्टफोन्स पे अटेम्प्ट कर सकते हो, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप पे अटेम्प्ट कर सकते हो. पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, डेस्कटॉप्स लैपटॉप नहीं है, तो कॉलेज ऐसे वाले बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रोविजन करेगा. तो आप कॉलेज के थ्रू भी पेपर दे सकते हो, लेकिन आपको पहले कॉलेज को बताना पड़ेगा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या डेस्कटॉप नहीं है, या स्मार्टफोन नहीं है. ओके, आपको रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जब पेपर देने बैठेंगे तो आप अपने वाईफाई के बाजू में, या आपकी जो नेटवर्क कनेक्शन है उसके बाजू में बैठना है, तो आपको प्रॉपरली सबमिशंस हो पाएगा. आपका पेपर जो हो जाने के बाद आप प्रॉपर सबमिट कर पाओगे अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है. कैलकुलेटर, रफ नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठनी है. हो सकता है कुछ रफली आपको लिखना पड़े, या हो सकता है कोई कैलकुलेशंस करनी पड़े, तो यह सारा मटेरियल लेके बैठना है. ओके, जैसे पेपर आपका ओपन होता है तो डोंट बी इन हरी ऑफ स्टार्टिंग योर पेपर.
First, you fill your details. Whatever is asking is your name, your roll number, your stream, your PRN number, roll number, whatever, seat number, if they're providing the seat number. तो ये सब पहले डिटेल्स भरोगे, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करोगे. नेक्स्ट, कोई भी आंसर को क्लिक करने के पहले क्वेश्चन को प्लीज 2 बार पढ़ लीजिएगा. डोंट बी इन हरी आप क्लिकिंग द आंसर, कुछ भी हो गया चलो देखेंगे. एक्चुअली सच बताऊं दोस्तों, ये सबसे बड़ा जैकपॉट है आपके लिए, क्योंकि आप सिर्फ छोटे से 1 घंटे के अंदर एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है. बिलीव करोगे आप, MHRM एक को ये जो लिख लिख के हालत खराब हो जाती है आपके 3 घंटे में, आपको खाली यहाँ पे क्लिक करना है और यू कैन स्कोर 100 on 100. आप 100% मार्क्स ले सकते हो. आप लोगों का अगर पहले वाले सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो मतलब कम मार्क्स हुई है तो आप उस मार्क्स को बढ़ा भी सकते हो, मतलब आप अपना ग्रेड भी बढ़ा सकते हो. आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, तो उस चांस को गवाओ नहीं. आपका जैकपॉट है. खाली आपको क्लिक पे आंसर मार्क्स मिल रही है, तो अच्छी तरह से पढ़ के प्रिपेयर होके ही बैठना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है. ओके, अगर मैं आगे जाऊं तो लिखा हुआ है यू कैन चेंज द. ओके, यहाँ पे 8th पॉइंट लिखी हुई है कि अगर सपोज मेरी गलती हो गई, मैंने गलती कैसे हो गई भाई, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मुझे लग रहा था ये राइट है, लेकिन बाद में क्लिक हुआ कि ये नहीं, ये राइट है, तो आप आंसर को चेंज कर सकते हो. आंसर को चेंज कर सकते हो. नीचे एकदम सबमिट का बटन होता है, सबमिशन करने के पहले सब कुछ पॉसिबल है. आप कोई भी आंसर को चेंजेस कर सकते हो. आपको बाद में जब आप चेक करते हो आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक दूसरे किसी को क्लिक कर दिया है, तो आप दूसरे को क्लिक करोगे तो पहले वाला नलिफाई हो जाएगा. सो आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग द पेपर. ओके, मार्कशीट्स. एवरीवन नोस कि यार मार्कशीट इज नीडेड, क्योंकि पहले से ही लेट हो चुकी है. हम लोग को आगे MCOM करनी है, किनको MBA करनी है, किनको जॉब्स में जाना है, अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना है. तो फ्रेंड्स, मार्कशीट्स आपको अक्टूबर के 2nd वीक तक मिल जाएगी. पेपर्स क्योंकि बहुत इजी है और पेपर्स जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी चाहेगी कि फटाफट हम आपको मार्कशीट दे दें कि आगे वाले आप अपना जो आपने जो भी शेड्यूल किया है अपने लाइफ का, कि आपको PG करनी है, आपको आगे MBA करना है, आपको सपोज कहाँ पे जॉब को आपको अपनी सर्विस ज्वाइन करनी है, तो आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी. मार्कशीट्स विल बी गिवन टू यू इन द 2nd वीक ऑफ अक्टूबर. स्टडी वेल फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे पढ़ के बैठोगे, ऐसे गेस वर्क नहीं करना है. आपको हो सके तो आप थोड़ा सा रेफर कर लीजिए, बाकी तो बहुत इजी है. गेस काम का नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश ऑल द बेस्ट. आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोगों ने मेरा पूरा वेबिनार सुना. आप सबको बेस्ट ऑफ लक. पद्मा कोचिंग क्लासेस के सारे टीचर्स की तरफ से और भी ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स आपको मिलने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. पद्मा कोचिंग क्लासेस ऑलवेज पद्मा कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेगा. थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज.